कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर इंसान हारमोनी से रहते थे। किसी किस्म की जंग नहीं थी, वो भी दो किंगडम्स के बीच, और ना ही कोई जमीनों के लिए एक दूसरे को जान से मार डालता था। सब चीज बहुत स्मूथली चलती थी और लोगों को लगता था कि दुनिया हो तो ऐसी। मगर उनको सरप्राइज देने के लिए वो जीव आए जिनको ये लोग बस कहानियां सुना के अपने बच्चों को सुलाते रहते थे। मैं बात कर रहा हूँ डीमंस की। डीमंस के आने के बाद इंसानों के पास जितनी भी इक्विपमेंट्स थी वो भी इनके खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो इनको रोकने के लिए बनी नहीं थी। लोग कहते थे कि इनको सिर्फ मैजिक से ही रोका जा सकता है, मगर उस वक्त ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मैजिक को इस्तेमाल कर सकता था। लोगों का जो अंधविश्वास था वो भी मैजिक पर, कि ये चीज बस कहानियों में ही हमें सुनाई जाती है। तो डीमंस के अटैक करने पर लोगों को लगने लगा कि अगर डीमन एग्जिस्ट करते हैं तो ये मैजिक भी जरूर एग्जिस्ट करता ही होगा। मगर उनको क्या पता था कि उनके बीच में विजर्ड्स रहते हैं जो कि मैजिक को यूज कर सकते थे, लेकिन उनको बस सिर्फ हिडन ही रखा जाता था। वो पहले अंधेरों में काम करते थे इंसानों पर रोशनियां लाने के लिए, मगर अब इन मुश्किल वक्त में उन लोगों को एक हीरो की तरह देखा जाता था। विजिट्स को अगर आइडेंटिफाई किया जाता था तो उनके पास एक किताब थी जो कि एंशिएंट स्टोन से चलती थी, और उनको ये विजिट लोग इस्तेमाल करते थे जिनको कहा जाता था ग्रिमोर्स। इसके बाद टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स एक फोर्ट्रेस पर हमला कर रहे थे, वो भी शहर में दाखिल होने के लिए। मगर मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए इंसानों के पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे तो वो सभी का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि कैनन्स और आर्चर्स। मगर इन अटैक से मॉन्स्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगर रुको, ये किस टाइप के मॉन्स्टर हैं? खैर इसे छोड़ो। जब कैनन जैसे खतरनाक वेपन्स भी इन मॉन्स्टर्स पर यूजफुल नहीं थे तो वो लोग चिल्लाने लगे कि अब क्या होगा। वो मदद के लिए पुकारते हैं और आते ही इंसानों के रखवाले विजर्ड्स, जो कि एक ही स्पेल कास्ट करने पर उन मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक विजर्ड नकाब पहने हुए इन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग सेफ हो तो घबराने की जरूरत नहीं। तो ये नकाब पहना हुआ विजर्ड ये अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ दो दोस्त और भी थे जो कि लेट आने पर इन सोल्जर से माफी मांगते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने जितना इन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश की तो तुम लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि अब तुम लोग चैन की सांस ले सकते हो। और वक्त ज्यादा नहीं लगा कि लोगों को समझ में आ गई कि ये लोग वही हैं। इनको लोग कहते हैं विजर्ड्स। ये नकाब पहना हुआ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसका नाम है आस्टा, और इसके ये बाकी दोस्त हैं। तो एक का नाम है एल और दूसरे का नाम है रेज, जो कि इस फोर्ट्रेस पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो हम एल की पावर को देखते हैं जो कि आर्चरी थी, लेकिन आर्चरी में भी उसकी मैजिक इंक्लूडेड थी आम आर्चर्स की तरह। जब ये एरो को रिलीज करता तो इससे विंड मैजिक क्रिएट होता जो कि मॉन्स्टर्स को बीच से सब्जियों की तरह काटता था, क्योंकि हवा छुरी से भी ज्यादा तेज धार की हो जाती। जबकि अगर आस्टा की बात की जाए तो वो एक बहुत ही स्पेशल विजर्ड था जो कि हर एक टाइप का मैजिक इस्तेमाल कर सकता था। आस्टा फोर्ट्रेस की वॉल पर खड़ा होता है और मॉन्स्टर्स को लोकेट करने के बाद उनके नीचे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो दो इलेक्ट्रिक टाइप स्पेल को कंबाइन करके एक बहुत ही खतरनाक थंडर स्पेल को बनाता है। और जैसे ही उस स्पेल को कास्ट करता है तो जितने भी मॉन्स्टर्स थे तो वो एक ही झटके के साथ फ्राई होने लगते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि इसके अपने दोस्तों को भी डर लगता था कि कहीं इसके अटैक में वो ही फ्राई ना हो जाए। तो यहाँ हम रेस की पावर को देखते हैं जो कि एक टैंक है, और वो एल को प्रोटेक्ट करता हुआ अपना बैरियर बनाता है। और अटैक के खत्म होने के बाद आस्टा अपने दोस्तों से कहता है कि एल और रेस बैटल खत्म हो चुकी है, तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जबकि फोर्ट्रेस पर जितने भी सोल्जर थे तो वो इस स्पेल और इतनी पावरफुल लोगों को अपनी आंखों से देखकर विश्वास उसे नहीं आ रहा था कि जिन मॉन्स्टर्स के साथ वो लड़ रहे थे और उनका एक अटैक भी उनको स्क्रैच नहीं कर सकता था। तो इन तीन विजर्ड्स ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में इनको सफा चट कर दिया, वो भी 2-4 स्पेल से नहीं बल्कि सिर्फ एक सिंगल स्पेल से। यहाँ पर इस सोल्जर के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि आस्टा जो है तो वो कोई ऐसा वैसा विजर्ड नहीं, क्योंकि वो एक जाना माना विजर्ड है। आस्टा को उसके अपने बालों से लोग जानते हैं और उसके इलेक्ट्रिक टाइप स्पेल से जानते हैं। लोग आस्टा को द व्हाइट वुल्फ ग्रिमोर स्मिथ बुलाते हैं। फिर क्या होता है कि फोर्ट्रेस के नीचे लोग हमारे इन तीनों विजर्ड से बोलते हैं कि क्या वो लोग ठीक है, और ये लोग बैकअप सोल्जर थे जो कि बाकी किंगडम से इस फोर्ट्रेस को बचाने के लिए आ रहे थे। तो एल आस्टा और रेस से कहता है कि अब जब के बैकअप आ चुका है तो हम लोगों को भी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोग ये संभाल लेंगे। वो सोल्जर जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्तों के साथ खड़ा था, तो वो बैकअप सोल्जर से कहते हैं कि हाँ वो सभी लोग यहाँ पर ठीक हैं। इसके बाद जैसे कि एल ने कहा तो आस्टा बिल्कुल वैसे ही करता है। आस्टा के पास एक परमिट होता है जिसको वो इस सोल्जर को दे देता है, वो भी यहाँ से पास थ्रू करने के लिए। ये एक ट्रेवल परमिट था जिसको आस्टा अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि हर एक किंगडम में इंटर करने के लिए हमारे साथ एक ट्रेवल परमिट होना
जरूरी होता है। आस्टा अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब जबकि हमने ट्रेवल परमिट से इस जगह से पास थ्रू कर लिया है तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है तो वो ही ड्रैगन किंगडम। तभी अगली सुबह हो जाती है और आसमानों में पटाखे फूटने लगते हैं, वो भी बैटल को मॉन्स्टर्स के खिलाफ जीतने पर। अभी जो एल था तो वो आस्टा को कहता है कि क्या सच में वो चीज एग्जिस्ट करती है जिसको वो ढूंढ रहा है। दरअसल यहाँ पर एल आस्टा को ये बता रहा था कि वो जिस स्टोन को ढूंढ रहा है जिसमें हर एक मैजिक पावर बसी हुई है और तुम्हें अलग अलग टाइप के मैजिक स्टोन्स की जरूरत नहीं, वो भी मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए, तो उसे नहीं लगता कि ये चीज एग्जिस्ट करती होगी। तो रेस जो यहाँ पर था तो वो एल की तरह नैगिंग नहीं करता और वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट आस्टा से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं, बल्कि मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं मास्टर के साथ इकट्ठे ट्रेवल कर पा रहा हूँ और मुझे इतनी धमाकेदार चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। इस रिस्पॉन्स को सुनने के बाद एल कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों दिखा रहे हो जैसे कि मैं बहुत बुरा हूँ। और एक लंबी सी सांस लेता हुआ एल इन दोनों से कहते हैं कि चलो अब अगर तुम लोग इकट्ठे जाओगे तो मैं तुम लोगों से अलग क्यों हो जाऊं, जबकि हम दोनों बहुत वक्त से इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं। और खड़े होते हुए उन दोनों से कहते हैं कि रुको भाई, तुम लोग तो सेंटी हो गए, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मगर आस्टा को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि जो एल कहता है तो वो सुनने में कठोर तो हो सकती है लेकिन उसका वो मकसद नहीं होता कि लोगों को हर्ट करे। इसलिए वो रेस और एल से कहता है कि चलो अब चलते हैं और निकल जाते हैं प्रोटैगनिस्ट के साथ अपने दो दोस्त, वो भी एक ऐसे प्राइमल स्टोन को ढूंढने के लिए जिसमें हर एक टाइप का मैजिक बसता है। मतलब कि हर एक टाइप मैजिक जैसे कि विंड हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, वाटर हो गया, तो उसके लिए अलग अलग स्टोन होता है। तो ये जो आस्टा एक स्टोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है तो ये सिर्फ एक खाली स्टोन है जिसको अगर वो पा लेता है तो उसके बाद सिर्फ एक स्टोन से वो हर एक टाइप का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और उसको कहते हैं द प्राइमल स्टोन। मगर उससे पहले हम देखते हैं कि आस्टा की आगे की स्टोरी कैसे होने वाली है। तो चलो चलते हैं इस दुनिया के एक कठोर सच को जानने के लिए, जिसपे हमें मालूम होता है कि इस कॉन्टिनेंट पर बहुत सारी माइंस बनी हुई है जहाँ पर जेम स्टोन को ढूंढा जाता है और फिर तराशा जाता है, वो भी ज्वेलरीज का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इसी माइंस में कभी कभार लोगों को द लॉस्ट एंशिएंट स्टोन मिल जाते हैं जिनको ये लोग कहते हैं द माना स्टोन। और ये जो माना स्टोन होते हैं तो ये वही स्टोन है जो कि ग्रिमोर के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसी माना का इस्तेमाल करके एक विज़र्ड मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है और स्पेल को भी कास्ट कर सकता है। मगर इनको ये जो ढूंढने का तरीका है ये माइंस का, तो ये सुनने में जितना नॉर्मल साउंड करता है तो ये बिल्कुल उतना नॉर्मल नहीं, क्योंकि ये जो सुंदर दुनिया जमीन के ऊपर रहने वाले लोग देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे एक हेल है, वो भी स्लेव्स के लिए, जो कि रोजाना इस तरह लाखों के स्टोन्स को तराशते हैं ताकि उनमें से इन एंशिएंट लॉस्ट स्टोन को ढूंढा जाए और साथ में उन स्टोन्स को जिनको ये फिर नोबल्स अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, यही इस दुनिया की क्रूल रियलिटी है कि नोबल्स की ग्रीड ने गरीबों पर जुल्म करना शुरू कर दिया और उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करके घंटों तक उनसे यही स्टोन्स तराशते हैं और पॉलिश करवाते हैं। और यही से ही हमारी आस्टा की जर्नी की शुरुआत हुई थी। हम आस्टा को इन्हीं स्लेव्स की जगह पर देखते हैं जो कि स्टोन्स को पॉलिश कर रहा था। जब आज का वक्त खत्म हो जाता है और बेल बजने लगती है तो आस्टा अपने मनी मन कहता है कि आज के लिए सिर्फ इतना ही था। तो उसके बाद नोबल्स के जो गार्ड्स होते हैं तो वो इन लोगों में से एक बंदे को पकड़कर उसको बड़े ही क्रूल तरीके से ट्रीट कर रहे थे। उसको बालों से पकड़कर कहता है कि इस तरह अगर वो काम करेगा तो वो कभी भी पैसा नहीं कमा पाएगा। ये जगह यहाँ पर लोग पॉलिश करने के लिए आते हैं, वो भी इन स्टोन्स को, ना कि इनको बिगाड़ने के लिए। वो इस तरह का लो एफर्ट का काम करके कभी भी यहाँ से पैसा नहीं कमा पाएगा और ना ही बच पाएगा। वो हमेशा के लिए इस जगह पर अटका रह जाएगा। यहाँ तक कि उस बंदे ने जितने भी स्टोन्स को पॉलिश किया था तो वो अच्छे तरीके से उसने नहीं किया था, जिस वजह से ये जो गार्ड्स थे तो ये उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करने लगे। अभी उस सेम गार्ड की नजर हमारे आस्टा पर पड़ती है, क्योंकि आस्टा ने एक जेम को इतनी अच्छी तरह से पॉलिश किया था कि उसे देखकर उस सोल्जर को पता था कि इस बंदे से यही उम्मीद रखी जा सकती है। वो आस्टा के पॉलिश हुए जेम को उससे छीनता हुआ कहता है कि अगर किसी को जेम को पॉलिश करने का एग्जाम्पल देखना है तो इसे देखो, इसको कहते हैं एक पॉलिश हुआ जेम स्टोन। मगर हमारा आस्टा जो था तो वो उस सोल्जर से कहता है कि रुको, ये अब तक पूरी तरह से पॉलिश नहीं हुआ। ये सोल्जर इतने ज्यादा ब्रूटल है कि आस्टा का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस करने पर वो उसको बहुत जोर जोर से मारने लगते हैं, क्योंकि आस्टा ने रेजिस्टेंस दिखाई, वो भी ये कहकर कि वो अभी भी इस स्टोन को पॉलिश कर रहा है तो वो इसको नहीं ले सकता। ये पहली बार नहीं था कि आस्टा को इस तरह हरकत करने पर मार पड़ रही थी। और ये बात वहाँ पर हमें एक सोल्जर से पता चलती है जो कि आस्टा को देखकर कहता है कि तुम कभी भी सुधरने वाले नहीं हो। आस्टा के मुंह से खून निकल रहा था और जिस नजरों से वो उन सोल्जर्स की ओर देखता है तो उनको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आस्टा की नजरों से और उनकी आंखों से उसे नफरत है। वो उसकी आंखों को उखाड़ना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि आस्टा एक बहुत ही वैल्यूएबल स्लेव है जो कि अपने काम में बहुत माहिर है। वो आस्टा को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहते हैं
है कि वो खुद को बाकी स्लेव से अलग ना समझे। वो काम में अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और ये कहकर वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर आस्टा के मुंह पर सीधा लात मारता है, वो भी ये कहकर कि उस तरह के बदतमीज बच्चे को एक लेसन सिखाना तो बनता ही है अगर वो रेजिस्टेंस करे। वही सोल्जर आस्टा को उसके बालों से पकड़कर कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है वो भी इन जेमस्टोन को पॉलिश करने का, तो तुम बाकी लोगों का हिस्सा क्यों नहीं कर लेते। और जब डिसाइड करने की बारी आती है तो वो सोल्जर कहता है कि उसके पास एक और तगड़ा प्लान है। और फिर बाद में वो दोनों सोल्जर्स जो थे तो वो आस्टा पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते और उसको मारने लगते हैं, वो भी सीधा उसके चेहरे को टारगेट करके। और यही उनका प्लान था कि आस्टा जितना पंच खाएगा तो उतने जेमस्टोन उसे पॉलिश करने को दिए जाएंगे। टोटल 3 पंचेस वो आस्टा को चेहरे पर देते हैं और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ पर हमें आस्टा की एक अलग साइड को दिखाया जाता है कि उसको जेम पॉलिश करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो उस सोल्जर को रोक कर कहता है कि उसने 3 पंचेस खाए हैं तो इसका मतलब वो 3 लोगों के हिस्से के जेमस्टोन को पॉलिश कर सकता है ना। और यही उनके बीच में बात हुई थी और इस वजह से आस्टा ने खुले दिल से 3 पंचेस अपने चेहरे पर खाए। वो सोल्जर आस्टा को दूर करता हुआ कहता है कि अजीब लड़के मुझे छोड़ दो। और वाकई में आस्टा अजीब था क्योंकि वो उन लोगों से कहता है कि मुझे और मारो। वो लोग रुक क्यों गए, क्योंकि वो जितना उसे मारेंगे तो उसे उतना जेम पॉलिश करने को दिया जाएगा। ये सोल्जर आस्टा के इस हरकतों से डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बच्चा सच में पागल हो गया है, मुझे तो इससे डर लगने लगा है। और वो 2 और पंचेस को खाता है जिसको खाते हुए आस्टा मुस्कुरा रहा था। मार खाता हुआ हमारे आस्टा की नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है जो कि उसको देख रहा था। और फिर उसके बाद आस्टा बेहोश हो जाता है और वो दोनों सोल्जर आस्टा को उसके जेल में डाल देते हैं। जब आस्टा की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी और कल के दिन को याद करके वो कहता है कि आज तो उसे एक्स्ट्रा जेमस्टोन पॉलिश करने को दिए जाएंगे। और इसी उम्मीद में आस्टा कहता है कि होपफुली आज का दिन जल्दी ना गुजरे। और जेमस्टोन के कलर को रिमाइंड करता हुआ आस्टा मुस्कुराता है और कहता है कि उसने हर एक टाइप के जेमस्टोन को देखा है मगर उसका स्पेसिफिक ब्लू कलर फेवरेट था, जिसको देखकर वो कहता है कि इसकी जो चमक थी तो वो बाकी स्टोन से अलग थी, इस वजह से ब्लू उसका फेवरेट है। और ये उम्मीद करता हुआ कि आज के दिन ये लोग उसे एक्स्ट्रा पॉलिश करने देंगे, तो अगर ऐसा होता है तो उसका पूरा दिन ही बन जाएगा। जो ही आज का दिन शुरू होता है तो एक सेल गार्ड आता है जो कि उसके सेल को लात देकर आस्टा को जगाता है कि चलो काम करने का वक्त हो गया है। और फिर उसके बाद हम सेम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि आस्टा को उठाने में मदद करता है और चलने में भी। ये देखकर आस्टा अपने मन ही मन कहता है कि अब इसको क्या हुआ, क्योंकि जब से आस्टा यहाँ पर आया हुआ है तो उससे बात करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। तो आखिर में आस्टा इस बूढ़े आदमी से कहता है कि उसे कुछ चाहिए क्या, तो बूढ़ा आदमी रिस्पॉन्स में कहता है कि बस थोड़ा बहुत। और अगेन आज का दिन दोबारा शुरू होता है और इन सोल्जर्स की क्रूरटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आस्टा की ओर देखता है और सभी लोगों से कहता है कि अगर उसने एक भी स्लेव को देखा कि वो काम चोरी कर रहा है तो आज उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जबकि आस्टा जो था तो वो तो अपने काम में लगा हुआ था। आज का स्टोन पॉलिश करते हुए आस्टा को एक अलग सा रंग दिखता है जो कि डार्क रेड था और ये कलर उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। थोड़े बहुत प्रोग्रेस से ही उसे पता चल जाता है कि इसका कलर क्या होने वाला है। वो एक्साइटेड हो जाता है कि एक नया कलर उसके हाथों लगा है तो इसको पूरा पॉलिश करने के बाद तो इसी चीज को ही लेकर वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा कि तभी वो बूढ़ा आदमी आस्टा के साथ बात करने लगा और वो कल के बारे में पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा। आस्टा कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो वो बूढ़ा आदमी स्पेसिफिक होकर बोला कि वो कल के बारे में बात कर रहा था कि कल उसने इस तरह आखिर क्यों किया। तो आस्टा कहता है कि वो बस पॉलिश करना चाहता था और यही उसका शौक है, क्योंकि आस्टा इस पॉलिश करने का रीजन भी इस बूढ़े आदमी को बताता है कि इस तरह की चीज उसने कभी भी अपने बचपन की काली गलियों में तो कभी भी नहीं देखी थी, जहाँ पर कूड़े के अलावा तो और कुछ भी नहीं दिखता। तो इन खूबसूरत जेम स्टोन्स को पॉलिश करने का काम उसे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हर एक बारी जब तुम इसे पूरी तरह से पॉलिश कर लेते हो तो ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं। आस्टा अपने बचपन की थोड़ी बहुत कहानी इस बूढ़े आदमी को सुनाता है कि जब वो स्लेव बनने से पहले एक अनाथ हुआ करता था और बिल्कुल अकेला, तो लाइफ जीने का रीजन उसके पास था नहीं। उस कचरे के ढेर में आस्टा ने बहुत रीजंस ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा जो कि उसकी सोल को सेटिस्फाई कर पाए। आस्टा में कोई भी इमोशन नहीं था। वो खुद को एक ढांचा करके बुलाता है, एक जिंदा लाश जिसमें इमोशंस नहीं और न ही जीने का उसके पास कोई मकसद है। आस्टा कहता है कि एक स्लेव बनना बहुत बेकार है, ये हेल्थ से कम नहीं, मगर ये जगह बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करती है और वो चीज ये जेमस्टोन है। यहाँ पर काम करने पर आस्टा के पास एक रीजन तो है, वो भी जीने के लिए, जिसमें आस्टा को मजा भी आता है। और ये उन कचरों के ढेर से तो बहुत ज्यादा अच्छा है जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। वो बूढ़ा आदमी इन रीजंस को सुनने के बाद आस्टा से कहते हैं कि वो बहुत पागल है, सिर्फ इस रीजन से कि उसे पॉलिश करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से उसने उन लोगों से मार खाई। जैसे अगर वो लोग आस्टा को एक्स्ट्रा स्टोन पॉलिश करने भी देते हैं तो उसका जो स्लीप टाइम होगा तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मगर आस्टा कहता है कि उसे प्रोडक्टिव रहना पसंद है, क्योंकि उसे अब भी याद है कि जब वो बिना मकसद के सोता था तो एक मकसद के साथ सोने के लिए तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत अपना
नींद कुर्बान कर सकता है। वो बूढ़ा आदमी आस्टा से कहता है कि क्या तुम्हें इतना लगाव है वो भी जस्ट इन चंद स्टोन्स को पॉलिश करने के लिए? तो आस्टा का जवाब हाँ में होता है और वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हाँ, इन स्टोन्स को वो जितना पॉलिश करता है तो ये इतना सुंदर होते चले जाते हैं। इनकी सुंदरता को वो इस तरह बयान करता है कि अगर ये इतना सुंदर है वो भी देखने में, तो जो हेवन होगा तो वो किस तरह दिखता होगा। साथ में वो कहता है कि इनमें ये जो फ्लोटिंग पैटर्न्स हैं ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि ये स्टोन जिंदा हैं। और इन फ्लोटिंग पैटर्न्स को देखने के बाद आस्टा कहता है कि ये उसके लिए एक थेरेपी है जो कि उसको बहुत ज्यादा काम डाउन करता है और उसे देखकर उसका पूरा दिन बन जाता है। इस पॉइंट को सुनने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है कि बच्चे क्या तुम उनको देख सकते हो क्या? तो आस्टा उसकी हैरानियत को देखकर कहता है कि बूढ़े आदमी इतना हैरान क्यों हो रहे हो? ये तो नॉर्मल सी बात है ना, मैं हर एक स्टोन की फ्लोटिंग पैटर्न्स को देख सकता हूँ और सभी लोग इसे देख सकते होंगे जैसे कि तुम, है ना? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मगर ये कहते हुए जो बूढ़ा आदमी था तो ये बहुत अनश्योर साउंड कर रहा था और बाद में वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो भी अपने दिल ही दिल, कि ये बच्चा काम आ सकता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी इन फ्लोटिंग पैटर्न्स को आस्टा को एक्सप्लेन करके बताता है कि इसे कहते हैं द एंशिएंट स्टोन और इन फ्लोटिंग पैटर्न्स को कहते हैं द एंशिएंट मैजिक। इन स्टोन्स को आजकल के लोग कहते हैं माना स्टोन्स, जिनको हम रोज पॉलिश करते हैं। ये भी बाकी जेम्स की तरह है लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इनके अंदर मैजिक बसा होता है। अगर इसको आसान शब्दों में बूढ़ा आदमी आस्टा को समझाता है तो इन स्टोन्स के अंदर ये जो फ्लोटिंग पैटर्न्स वो देख रहा है तो इसमें बहुत इमेंस मैजिक भरा होता है। इसको वो अगर ग्रिमोर के साथ इस्तेमाल करेगा तो वो स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, मतलब कि वो एक विजिट बन जाएगा। वो आस्टा से ये भी कहता है कि अगर इन स्टोन्स को देखकर तुम इतना ज्यादा हैरान हो तो सोचो कि ये जो स्टोन्स हैं तो ये जस्ट एक रियल मैजिक स्टोन के चीप कॉपीज हैं। ये सुनकर आस्टा कहता है कि ये ब्यूटीफुल स्टोन्स सिर्फ एक चीप कॉपी है, तो क्या तुम ये कह रहे हो जो ओरिजिनल वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो भी इनके कंपेयर में? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो जो जेम स्टोन है तो वो बाहर मिलते हैं ना कि यहाँ पर। एडिशनली ये बूढ़ा आदमी आस्टा से ये भी कहता है कि हर एक मैजिक टाइप के लिए अलग अलग स्टोन होता है और यहाँ पर ये जो स्टोन हमसे पॉलिश करवाते हैं तो इनके अलावा भी डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं आते। ये सुनकर आस्टा के चेहरे पर हम एक एक्साइटमेंट को देखते हैं और एक क्यूरियोसिटी को भी, जिसके बारे में सोचकर वो कहता है कि अगर ये स्टोन इतना ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता है तो वो कितने होंगे जो कि यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर हैं। क्योंकि आस्टा को अब तक लगता था कि बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सबका सब एक्साइटमेंट जो कि उसे अपनी जिंदगी में चाहिए तो वो इस जगह पर है। और ये जानने के बाद कि बाहर की दुनिया में और भी स्पेशल टाइप के स्टोन्स हैं तो आस्टा के दिल में यहाँ से बाहर निकलने की एक डिजायर आ जाती है और वो उस बूढ़े आदमी से और पूछता है कि उसके सड़े हुए दिमाग में जो कि थोड़े वक्त में एक्सपायर हो जाएगा तो जितनी भी नॉलेज उसके साथ है तो वो सब का सब उसे जानना है और वो और मैजिक स्टोन्स को कहाँ पर पा सकता है क्योंकि उसे पॉलिश करना है। तो आस्टा के कमेंट को सुनकर कि उसने सड़ा हुआ दिमाग कहा तो बूढ़ा आदमी आस्टा से कहता है कि तुम तो बड़े बदतमीज हो, मगर खैर बच्चे, उनको पाने के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और जो ही ये बूढ़ा आदमी ये कहता है तो उसके पेट पर एक कस की लात आकर पड़ती है जिससे वो अपनी पीठ के बल जाकर गिरता है। ये बंदा इस जगह का ओनर था और ये इस बूढ़े आदमी से कहता है कि उसने थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर आना बंद क्या कर दिया कि तुम्हारे दिल में ये डिजायर आ गई है कि तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम इसके बारे में भूल ही जाओ। और ये पर्सन कोई नॉर्मल नहीं होता क्योंकि ये एक विज़र्ड है, क्योंकि इसके हाथों में आस्टा एक ग्रिमोर को पाता है जो कि बहुत चमक रहा था और सबसे पहले नजर आस्टा की इस ग्रिमोर पर जाकर पड़ती है। भाई तुम लोगों का खुदा का वास्ता, भगवान का वास्ता, वीडियो को लाइक कर दिया करो। जितने लोग वीडियो देखते हो तो उसका 0.5% भी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट भी प्लीज कर दिया करो क्योंकि ये दोनों करने से वीडियो को रीच मिलती है और चैनल अच्छा होता है। चैनल अच्छा होगा तो मैं वीडियो डेली डाल पाऊंगा, वरना तो बस भाइयों मेरी और तुम्हारी कट्टी हो जाएगी। तो ये जो बूढ़ा आदमी है तो इसका नाम मलिक है और ये जो मलिक है तो ये स्लेव अंडरग्राउंड वेयर हाउस का ओनर है। मलिक ने ये जो पहले कहा कि उसने कुछ वक्त के लिए यहाँ पर आना बंद क्या कर दिया कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ से निकलने का प्लान बना रहा है, मगर मलिक को इस बात पर विश्वास नहीं आता कि इतना कमजोर और पैथेटिक हालत में भी ये बूढ़ा आदमी यहाँ से एस्केप करने का प्लान बना रहा है और अब तक ये इसके दिमाग में है। अब सरप्राइज की बात ये होती है कि ये जो बूढ़ा आदमी है जिसने किक खाया तो ये मलिक को जानता है और वो गुस्से से मलिक से कहता है कि साले मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, वो भी मेरे सामने अपना चेहरा दिखाते हुए। ये कहने के बाद मलिक के जो एक्सप्रेशन थे तो वो एकदम से सीरियस हो जाते हैं। आस्टा जो के था तो वो इस बूढ़े आदमी से बोलता है कि क्या वो इस मलिक को जानता है। तो ये बूढ़ा आदमी आस्टा से कहता है कि हाँ, वो इसे बहुत अच्छे तरह से जानता है क्योंकि ये जो मलिक बंदा खुद को विज़र्ड बुलाता है तो ये विज़र्ड के नाम पर एक धब्बा है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेटर है, एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज। मगर मलिक एरोगेंटली कहता है कि ये बहुत तुमने हार्श वर्ड्स इस्तेमाल
इस्तेमाल किए हैं बूढ़े आदमी। आखिर तुम अपने दोस्त को इस तरह चेहरे पर कैसे कह सकते हो कि वो एक ट्रेटर है, एक धब्बा है? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, वो भी अपने दोस्त के बारे में इस तरह कहकर, जिसकी दोस्ती तुम्हारे साथ पूरे 30 सालों तक थी। तो ये जो बूढ़ा आदमी था तो ये मलिक से कहते कि हाँ हम दोस्त थे, मगर अब हमारी दोस्ती को टूटे हुए अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। उससे पहले तुम बहुत ही एक्सेप्शनल थे, मुझे लगता था कि हम दोनों दोस्त बहुत आगे तक जाएंगे, मगर जो बिट्रेल तुमने मुझे दिया है ना मलिक, तो उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मलिक ने इस बूढ़े आदमी की ग्रैंड डॉटर जो थी तो उसको हॉस्टेज पकड़ा हुआ था। ये बूढ़ा आदमी मलिक के बारे में एक बात को रिवील करता है कि 2 हफ्ते पहले जो हमारी दोस्ती टूटी थी तो उसमें तुमने न सिर्फ मेरी ग्रैंड डॉटर को इस्तेमाल करके मुझसे मेरी किताब यानी कि ग्रिमोर को छीन लिया, बल्कि मुझे क्या पता था कि तुम इतने ज्यादा कमीने होगे कि तुम अंडरग्राउंड ये इलीगल वर्क चलाते होगे, वो भी मेरे ठीक पीछे। तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो, लोगों को अपना स्लेव बनाते हो ताकि वो तुम्हारे लिए जेम स्टोन्स को पॉलिश करे और इसका तुम बिजनेस कर रहे हो। अगर तुम किस मुंह से खुद को एक विजर्ड बुलाते हो? इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त जो कि ग्रिमोर स्मिथ का एक लीडर है, वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, चाहे तुम मेरे पास्ट में दोस्त ही क्यों ना थे। मगर अब वो सब कुछ मैटर नहीं करता। तो मलिक अपने दोस्त से कहता है कि तुमसे बड़ा हिपोक्रेट मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मेरी और तुम्हारी ये दोस्ती टूटने का रीजन मैं तुम्हें बताऊं तो वो तुम थे। ये जो तुम्हारा वीक माइंडसेट था ये था, और उसी वीक माइंडसेट की वजह से तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को हॉस्टेज पकड़कर देखो तुम्हारी किस्मत किस जगह पर आ गई है। और एक ग्रिमोर स्मिथ लीडर होने के नाते तुम एक स्लेव की तरह काम कर रहे हो, वो भी मेरे लिए, जिसको तुम एक ट्रेटर बुलाते हो और एक धब्बा कहते हो। मलिक कहता है कि उसे पता था कि वो उसको कभी भी नहीं हरा सकता था, क्योंकि वो ग्रिमोर स्मिथ का लीडर जो था और 10 टाइप्स एंशिएंट स्टोन को वो यूज करता था, यानी कि वो 10 टाइप्स का मैजिक इस्तेमाल कर सकता था और कास्ट कर सकता था। वो कोई आम विजिट नहीं था, वो विजिट्स का लीडर था। मगर देखो, विजिट का लीडर होने के बावजूद भी अगर तुमसे तुम्हारी किताब छीन ली जाए तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो और कुछ भी नहीं। मुझे हमेशा गुस्सा आता था जब लोग तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते थे। अब देखो, तुम में और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कुछ भी फर्क नहीं। और कहाँ गया वो तुम्हारा टाइटल जिससे तुम्हें लोग पुकारते थे, द मैस्ट्रो ऑफ मिरेकल्स? कहाँ यूज करोगे उस टाइटल को? मुझे तुम ये बताना। जब विजिट लीडर को ये पता चलता है कि उसकी किताब मलिक के साथ है तो वो मलिक से कहता है कि अपने गंदे हाथों से मेरी किताब को छूना मत। तो इस विजिट के लीडर को और गुस्सा दिलाने के लिए मलिक जो था तो वो अपने दोस्त का ग्रिमोर लाया था और उसके साथ उसकी जो ज्वेल्स थी तो वो उसको भी लाता है। मलिक कहता है कि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात उसे कहीं नजर नहीं आती थी, बस उसे लगता था कि इसके ये जो स्टोन्स है तो इस वजह से ये लीडर बना है। मगर वो एक बात को एक्सेप्ट करेगा कि चाहे वो उसके किताब को ही क्यों ना यूज करे और चाहे वो उसके ज्वेल्स को अपने लिए क्यों ना यूज करे, मगर कभी भी वो उस जैसे एंशिएंट टाइप मैजिक को परफॉर्म नहीं कर सकता जिस तरह वो करता है। तो मलिक कहता है कि ये ग्रिमोर और ये जो ज्वेल्स है तो ये मेरे लिए यूजलेस है, और ये कहता हुआ वो उसको जमीन पर फेंक देता है, वो भी ये कहते हुए कि मैं वैसे भी इसको लेने नहीं वाला था। जैसे ही वो किताब और वो ज्वेल्स गिरते हैं तो आस्था उनकी ओर देखकर कहता है कि आखिर ये किताब और ये ज्वेल्स ये इतना ज्यादा चमक क्यों रहे हैं? आस्था जब इन चमकीले स्टोन्स को और इस ग्रिमोर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, इतना रेस्टलेस कि आस्था कहता है कि ये जो ग्रिमोर है और ये ज्वेल्स तो उसको ऐसा लगता है कि ये उसे पुकार रहे हो। और इसके बाद जो मलिक था उसने ये ग्रिमोर और ज्वेल्स को गिराने के बाद वो अपने दोस्त से कहता है कि ये जानने के बाद कि स्पेशल ये नहीं था कि तुम्हारे पास ग्रिमोर था और ये ज्वेल्स थी, बल्कि स्पेशल्स तो ये तुम्हारी आंखें हैं। तो अब मलिक भी रेस्टलेस होने लगा और वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो सब कुछ उसे बता क्यों नहीं देता। और अब हमें इस बूढ़े आदमी का नाम भी पता चलता है। इस द मैस्ट्रो मिरेकल्स का नाम है कैलिस। मलिक कैलिस से कहता है ये बता दो आखिर कब तक तुम इसे अपने पास रखोगे, कि तुम इन माना स्टोन्स की पावर को कैसे देख सकते हो? ये कहते हुए कैलिस जो था तो वो मलिक पर हमला कर देता है, लेकिन मलिक के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और सीधा कैलिस के अखरोटों पर एक किक देते हैं। आस्टा कैलिस की मदद करना चाहता था लेकिन वो छोटा था, इसलिए एक गार्ड ही उसके लिए काफी था। इसके बाद कैलिस जो था तो वो मलिक को गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि अगर वो उसे बता भी देता है तो मलिक जैसे गधे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वो कुछ भी खुद में बदलाव नहीं पा सकता। इससे मलिक को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी रगें बाहर निकलती है। कैलिस कहता है कि उसकी आंखों को ये जो लालच और इस बेवकूफी ने धुंधला कर दिया है तो ये कभी भी स्पेशल नहीं बन सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। सक्सेसफुली रेज बेट होने के बाद कैलिस के बालों को वो पकड़ लेता है और मलिक कहता है कि वो अपनी जबान को सोच समझ कर चलाए, क्योंकि वो जिस पोजीशन में है तो वो कभी भी उसका
का सर धड़ से अलग कर सकता है। मलिक फ्रस्ट्रेट होकर कैलिस से कहता है कि तुम भी एक एरोगेंट और एक हिपोक्रेट हो, जो कि मुंह से कहता है कि उसे खुद पर घमंड नहीं, लेकिन देखो तुम कितना ज्यादा घमंड कर रहे हो। तो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, दोस्ती का लिहाज कर रहा हूँ कि हम 30 सालों तक दोस्त थे, तो ये पहला और आखिरी मौका है। तुम जैसे नाजुक कली को मैं कभी भी मौत के घाट उतार दूं, तो जबान को लगाम दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता और जान नहीं सकता, तो तुम्हारी बॉडी को एक ऐसा टेस्टमेंट इस्तेमाल करूंगा, इतने एक्सपेरिमेंट तुम्हारी बॉडी पर करूंगा कि तुम भी मौत की भीख मुझसे मांगने लगोगे। और अगर फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला तो तुम्हारी आंखों को बाहर उखाड़ दूंगा। इससे तुम्हारी ये जो पावर होगी तो ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, और तुम्हारी इन आंखों को बाहर निकालने के बाद इन आंखों को मैं अपना बना लूंगा, क्योंकि मुझे वो कर दिखाना है जिसके लिए तुम मुझे टोंट दे रहे हो, चाहे इसके लिए मुझे अपने 30 साल पुराने दोस्त को एज अ सब्जेक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करना पड़े, जिसकी बॉडी को मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, वो भी अपने फायदे के लिए। और आखिर में अपने दोस्त को अपने हाथों से खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा, मगर सबसे पहले वो उसके ग्रिमोर और उसके जूल से शुरुआत करता है। मलिक टेबल पर पड़े हुए कैंडल को उठाता है और उसके ग्रिमोर और जूल्स की ओर फेंक देता है, जैसे देखकर कैलिस कहता है कि मलिक पागल मत बनो, और ये तुम क्या कर रहे हो। तो मलिक कहता है कि देखो, अगर मैं इसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और ये राज नहीं है, वो भी तुम्हारे उस हिडन टैलेंट के पीछे, तो ये मेरे किसी काम के नहीं, तो मैं इसको किस लिए रखूं। इसलिए मुझे ये डिस्ट्रॉय करने दो और इसको एज ए एग्जाम्पल ले लो कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारी उस हर एक चीज को मैं मिटा दूंगा, जिससे तुम्हें होप मिलती है कि कभी न कभी तो तुम इस जगह से बाहर निकलोगे। ये करते हुए कैलिस अभी भी अपने दोस्त मलिक को रोक रहा था कि ये मत करो, मगर मलिक कैलिस की बात को कहाँ सुनता है और उस ग्रिमोर और उस जूल्स को आग में डाल देता है, जिसको आस्ट्रा भी विटनेस कर रहा था, और उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आने लगती है। वो इतना ज्यादा शॉक हो चुका था। जैसे कि हमें पता है कि आस्ट्रा को इन जूल से बहुत ज्यादा लगाव है, तो उस चमकते हुए जूल को आग में गिरता हुआ देखकर आस्ट्रा उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, चाहे वो आग से ही क्यों ना हो। और सोल्जर आस्ट्रा की इस हरकत को देखकर कहते हैं कि पागल बच्चे ये क्या कर रहे हो, मगर आस्ट्रा उस आग में अब उस ग्रिमोर और उस जूल्स को ढूंढने लगा, चाहे इसमें उसका हाथ ही और पूरी बॉडी क्यों ना जल रही हो। आस्ट्रा कहता है कि मुझे उस जूल्स और उस ग्रिमोर को रिकवर करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। उस चमकती हुई खूबसूरत चीजों को ये बंदा आखिर आग में कैसे फेंक सकता है। जब कैलिस ये नोटिस करता है कि आस्ट्रा उस बुक और उस जूल्स के बहुत करीब है, तो वो आस्ट्रा से कहता है कि उस बुक और जूल्स को रिकवर करो बच्चे, जो कि सुनकर आस्ट्रा बिल्कुल वैसे ही करने लगता है, जो कि देखकर मलिक गुस्सा हुआ और एक फायर स्टिक को उठाता है और आस्ट्रा को पीछे से जैसे ही मारने वाला था, तो उस फायर स्टिक को आस्ट्रा अपने हाथों से रोककर मलिक से कहता है कि बूढ़े कुहसट, मुझसे दूर रहो, तुम आखिर उन चीजों को आग में कैसे फेंक सकते हो। और फिर उसको धकेलने के बाद आस्ट्रा, जो कि आग में लिपटा हुआ था, तो वो फिर से उन चीजों को ढूंढने लगता है, और उस भड़कती हुई आग में आखिरकार आस्ट्रा उस ग्रिमोर को देख लेता है, जिसको आस्ट्रा जैसे ही छूता है तो वो ग्रिमोर एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर कैलिस जो होता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, और वो कहता है कि उसे पता था कि आस्ट्रा बहुत ही ज्यादा स्पेशल बच्चा है, लेकिन इतना स्पेशल ये उसने कभी भी सोचा नहीं था। और आस्ट्रा, जो कि ग्रिमोर के एक्टिवेट होने पर देखता है कि जो आग थी तो वो उसको अब हर्ट नहीं कर रही थी, जो कि देखकर आस्ट्रा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आग अब उसे चोट क्यों नहीं पहुंचा रही। तो वक्त ज्यादा नहीं लगता कि आस्ट्रा ये रियलाइज कर लेता है कि ये तो मैजिक है, लेकिन मैजिक को आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा है ये उसको समझ में नहीं आ रही थी। बस आस्ट्रा बस इतना ही फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी में एक आग जैसी लगी है, और वो अपने आंखों के सामने देख पा रहा है कि जो आग उसे जला रही थी तो अब वो बिल्कुल सितारों की तरह उसके आंखों के सामने चमक रही है। और इस ग्रिमोर को अपने हाथों में पकड़ने के बाद आस्ट्रा कहता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कि जो आग जो कि उसे अब तक जला रही थी तो वो अब इस आग को कंट्रोल कर सकता है। सही मायनों में अगर आस्ट्रा बताए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, मगर जो भी हो रहा है तो इसको फील करने के बाद उसकी लाइफ का एक और रीजन भी बन गया कि वो जी पाएगा, वो भी इस पल को दोबारा से फील करने का। मलिक जो था तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, और आस्ट्रा की ओर देखकर कि उसकी बॉडी को आग ने चारों ओर से लपेटा हुआ था तो अब वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये देखने के बाद मलिक कहता है कि एक स्लेव ग्रिमोर को कैसे अवेकन कर सकता है, मतलब नोबल्स भी तड़पते हैं एक ग्रिमोर स्मिथ बनने के लिए, तो आखिर ये स्लेव एक ग्रिमोर स्मिथ कैसे अवेकन हुआ। वक्त को ना जाया करते हुए मलिक जो था तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी से वो चीज उसके पास लेकर आओ। अब वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो आई गेस वो उसका अपना ग्रिमोर था। और अब मलिक सिचुएशन को पूरी तरह से देखने के बाद कहता है कि अब मुझे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि उस ग्रिमोर को कैलिस के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं लगने देना। इस बच्चे को वो संभाल लेगा क्योंकि वो अभी अभी ग्रिमोर स्मिथ अवेकन हुआ है और उसे मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। बस ध्यान यही रखना है कि इस ग्रिमोर को कैलिस के हाथों नहीं लगने देना। और इसके बाद जो मलिक होता है तो वो वाटर टाइप मैजिक का इस्तेमाल करता है और
हमारे आस्ट्रा पर कास्ट करने से पहले उससे कहता है कि स्लेव हो तो एक स्लेव की तरह रहो, अगर तुम एक ग्रिमोर स्मिथ के तौर पर अवेकन ही क्यों ना हुए हो, मगर तुम्हें अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए। और फिर वो आस्ट्रा पर कास्ट कर देता है, वो भी स्पेल का पूरा नाम लेकर कि एक्वा डिवोल्ड। पानी के बहुत बड़े बड़े गोले बन जाते हैं जो कि आस्ट्रा की ओर ही जा रहे थे, जो कि देख आस्ट्रा जो था अब बच्चा था तो डर जाता है। मगर ये जो वाटर बॉल्स थी तो ये आस्ट्रा को हिट करने से पहले जो फ्लेम थी तो वो आस्ट्रा को प्रोटेक्ट कर रही थी। पहले में आस्ट्रा को लगता था कि ये फ्लेम्स उसे प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो इन फ्लेम्स को कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि ये फ्लेम्स आस्ट्रा को प्रोटेक्ट नहीं कर रही बल्कि आस्ट्रा खुद को इन फ्लेम्स की वजह से प्रोटेक्ट कर पा रहा है। इस मंजर को देखने के बाद कि आस्ट्रा जैसे एक स्लेव जो कि अभी अभी अवेकन्ड हुआ है तो वो मैजिक को मैनिपुलेट कैसे कर पा रहा है, ये देखने के बाद मलिक कहता है कि अगर वो और टाइम लगाएगा तो क्या पता ये टाइम के साथ एक मुसीबत बन जाए जो कि मलिक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए मलिक उस पर जानलेवा अब हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो एक्सपेक्ट करता है तो आस्ट्रा खुद को फ्लेम्स के थ्रू प्रोटेक्ट करता है। इस सारे मंजर की ओर कैलिस देखकर बस सिर्फ कुछ ही शब्द बोलता है कि इसकी आंखें और मेरी आंखें सेम हैं, क्योंकि वो भी उन लेटर्स को देख पा रहा है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। मगर बस डिफरेंस ये है कि इस बच्चे की आंखें कुछ ज्यादा ही चमक रही है, मतलब कि अगर इस आस्ट्रा बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये उससे भी आगे निकल जाएगा। वो आस्ट्रा को एक अनबिलीवेबल प्रोडिजी बुलाता है। प्रोडिजी उसको कहते हैं जो कि टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। मगर कैलिस अगर लॉजिकली सोचे तो चाहे ये कितना भी टैलेंटेड पोजेस क्यों ना करता हो, मगर ये अब भी एक अनाड़ी है जिसको मैजिक की सही नॉलेज पता नहीं, और ये खुद को अपने मैजिक से ही घायल कर सकता है अगर ये रेकलेस हुआ तो, क्योंकि मैजिक एक एलाय तो है लेकिन नॉलेज भी एक पावर है जो कि मैजिक और तुम्हारे बीच में बॉन्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब कुछ कैलिस क्यों कह रहा था, क्योंकि मलिक जो है तो ये आस्ट्रा के बहुत लीग के बाहर है। आस्ट्रा इसको हैंडल नहीं कर पाएगा और इसी बारे में सोचकर वो आस्ट्रा के लिए और भी ज्यादा चिंतित हो रहा था। और अगर कैलिस आस्ट्रा को मलिक के साथ इसी तरह ही फाइट करने देगा तो वक्त ज्यादा नहीं लगेगा कि मलिक आस्ट्रा को मार डालेगा। इसलिए कैलिस आस्ट्रा को पुकारता है, वो भी ग्रिमोर उसे देने के लिए, जो कि देखने के बाद आस्ट्रा जो था जो कि इन चमकते हुए लेटर्स में बहुत ज्यादा गुमशुदा था, तो उसकी कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो रियलाइज करता है कि इस ग्रिमोर को सिर्फ यूज करके वो मलिक को हरा नहीं सकता, क्योंकि वो अनाड़ी है, बल्कि इसके असली हकदार को अब इस ग्रिमोर की पावर को यूज करना चाहिए और इसका असली हकदार और कोई नहीं बल्कि कैलिस है। फाइट को अबैंडन करके आस्ट्रा जो था तो अब वो कैलिस की ओर बढ़ने लगा, जो कि मलिक देख लेता है और एक जाइगेंटिक वाटर बॉल बनाकर वो आस्ट्रा से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मलिक के साथ लड़ते हुए फाइट को अबैंडन कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा कभी भी करने नहीं दूंगा। और ये कहते हुए मलिक अपने उस वाटर बॉल को आस्ट्रा पर भेज देता है। आस्ट्रा और जो कैलिस के बीच में डिफरेंस था तो उसी से ही मलिक डर रहा था, इसलिए इतने बड़े बॉल से उसने आस्ट्रा जैसे छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। मगर आस्ट्रा चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो अभी अभी अवेकेंड क्यों ना हुआ हो, मगर वो मलिक के उस बड़े वाटर बॉल को अपने फ्लेम से दोबारा से होल्ड करने की कोशिश करता है। एक तरफ वो खुद को प्रोटेक्ट करता है तो दूसरे हाथ से वो कैलिस को उसका ग्रिमोर देने की कोशिश करता है। और कुछ सेकंड्स के बाद हम देखते हैं वो ग्रिमोर जो था तो वो अब कैलिस के हाथों लग चुका है। इसके बाद आस्ट्रा जो था तो वो उस वाटर बॉल के प्रेशर से पीछे धकेला तो जाता है, लेकिन उसको जो टास्क दिया गया था जो उसे करना था तो वो आस्ट्रा सक्सेसफुली कर चुका है। मगर आस्ट्रा अभी भी बस नहीं करता, जो उसके पास जूल्स थी तो वो कैलिस की ओर फेंक देता है कि ओल्ड मैन इसे ले लो, और कैलिस एक एक करके उन जूल्स को कैच कर लेता है। और फिर सक्सेसफुली सब कुछ कैलिस के हाथों देने के बाद तो वो अपने पीठ के बल पहले दीवार के साथ टकराता है और फिर नीचे गिर जाता है। मगर अब भी आस्ट्रा अनकॉन्शियस नहीं था, पता नहीं कि किस मिट्टी का बना हुआ है। और अब आस्ट्रा अब उस ग्रिमोर की रियल पावर को देखता है जिसको अब कैलिस यूज करते हैं। कैलिस अटैक करने से पहले मलिक से कहता है कि जो तुम्हारा अपर हैंड था जिससे तुम मुझे रोक रहे थे तो अब वो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ग्रिमोर मेरे हाथों लग चुका है। तुम्हारे इस प्लान का यही दिन है कि ये यहाँ पर खत्म होगा, वो भी तुम्हारे साथ। मलिक थोड़ा सा घबराता है, लेकिन वो कैलिस से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हारूंगा, ये भूल ही जाओ, क्योंकि तुम्हें भी रोकने के लिए मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल चीज है जिसको जब वो समन करता है तो वो 3 बच्चे थे। इन बच्चों को कैलिस रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो वो अकेडमी के बच्चे थे जिसको अगवा किया गया था, लेकिन उसने ये कभी भी नोटिस नहीं किया था कि इनको अगवा करने वाला और कोई नहीं बल्कि मलिक होगा। कैलिस कहता है कि अब तो तुमने हद ही कर दी। आस्ट्रा उन बच्चे के शोल्डर पर कुछ ब्लैक थिंग भी नोटिस करता है और थोड़ा गौर से देखने पर आस्ट्रा को ये रियलाइज होता है कि इन बच्चे के शोल्डर्स पर ये जो चीज लगी हुई है तो ये एक माना स्टोन थी। मलिक कैलिस से कहता है कि ये जो चीज है तो इसको तुम मेरा एक एक्सपेरिमेंट समझो, वो भी तुम्हें हराने के लिए जो मैंने बनाया है, क्योंकि तुम्हें आम तरीकों से नहीं हराया जा सकता, ये मैं बहुत पहले ही रियलाइज कर चुका था। और मलिक एक बच्चे के शोल्डर से वो माना स्टोन उखाड़ लेता है जिससे वो बच्चा गिर जाता है, और जो सोल्जर उसे बच्चे को पकड़े हुआ था तो वो इस ब्रूटैलिटी को देखकर चिल्लाने लगता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बच्चा ज़ोंबी से कम नहीं था। इस बच्चे की हालत को देखकर आस्ट्रा की आंखें बाहर आने लगती हैं और वो जो सोल्जर था
था। तो अब वो रियलाइज कर चुका था कि मलिक कितना ज्यादा ब्रूटल हो सकता है, वो भी जस्ट अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इस मंजर को देखने के बाद कैलिस कहता है कि तुमने हद ये कर दी कि तुम लालच में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें इंसान भी एक एक्सपेरिमेंट दिखने लगा। मलिक, क्या तुम में इंसानियत नहीं बची कि तुम छोटे बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो? तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में सुनकर आस्टा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भी उस सोल्जर की तरह दंग रह गया। और मलिक, जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो कैलिस से कहता है कि फिक्र मत करो, अगर ये बच्चे यहाँ पर मरते भी हैं तो इनको पूछने वाला कोई भी नहीं। ये जो बच्चे मैंने तुम्हारी अकेडमी से अगवा किए थे, तो इनकी ये फेट थी कि ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होंगे और इसी तरह ही मरेंगे। ये एक कचरा थे जिनको मैंने एक वैल्यू दी ताकि इनको एक पर्पस मिले और मुझे भी फायदा हो, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट पावर चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और स्लोली स्लोली हम आस्टा के चेहरे पर एक्सप्रेशन देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो रहा था। और आखिर में मलिक कहता है कि इन बच्चों को तो ऑनरफुल फील करना चाहिए कि ये मलिक जैसे विजिट का एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट बने। तो अगर ये यहाँ पर मरते भी है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इनका रोल पूरा हो चुका है। और इस लाइन के बाद कैलिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मलिक को चिल्लाते हुए बोलता है कि अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा जब तक उसे उसके गुनाहों की सजा वो नहीं देगा, तो वो चैन की नींद नहीं सोएगा। और फिर मलिक और कैलिस एक दूसरे पर स्पेल कास्ट करते हैं, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर जितने भी लोग थे जिनको लगता था कि विजिट्स की फाइट ऑसम होती है, तो इसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग उनको दिखती है। और सेम थिंकिंग जो थी तो वो हमारे आस्टा की भी थी। अब हम देखते हैं कि कैलिस जो था तो वो मलिक के डार्क मैजिक को रोक नहीं पा रहा था और वो उस पर ओवरवेलमिंग हो रही थी, जो कि देखकर मलिक बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा कि जो एक्सपेरिमेंट उसने कैलिस को उसके घुटनों पर लाने के लिए बनाया था तो वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। मलिक कहता है कि इस मोमेंट को देखने के लिए उसने कितने सालों का इंतजार किया और कितने सालों के एक्सपेरिमेंट उसे करने पड़े। एक मोमेंट पर तो मलिक खुद भी पागल होने वाला था, लेकिन कैलिस जैसे विजिट लीडर को उसके घुटनों पर लाने के बाद वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा था। और कैलिस से वो कहता है कि वो हार मान ले, क्योंकि उसके बाद वो इस न्यूली अवेकेंड विजिट को, ये जो बच्चा है और तुम्हें इन बाकी एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल करेगा और तुम्हारे गोश्त, खून और तुम्हारे हड्डियों को बिल्कुल भी जाया वो होने नहीं देगा, और इस चीज का वो वादा करता है। और ये कहते हुए वो पागलों की तरह चिल्लाता है कि मुझे बस खुद पर एक्सपेरिमेंट करने दो और मुझे और ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। अगर तुम मेरे काम नहीं आ सकते तो तुम्हें मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज करूंगा, वो भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। जब आस्टा ये नोटिस करता है कि जो कैलिस था तो वो धीरे धीरे करके अपने घुटनों पर आ रहा था और उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, तो आस्टा रियलाइज कर चुका था कि अब यहाँ पर जो मलिक है तो वो कैलिस पर ओवरवेलमिंग हो पा रहा है। वक्त ज्यादा नहीं लगेगा कि कैलिस हार जाएगा और मलिक उन दोनों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जो कि आस्टा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अब उसके पास एक रीजन है, वो भी बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। वो कैलिस की मदद तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई अपना ग्रिमोर नहीं, और वो एक स्टोन को उठाकर कहता है कि ग्रिमोर नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे उस सेंसेशन को दोबारा से फील करना होगा जो मैंने पहले की थी, वो भी उस ग्रिमोर को उठाने के बाद। तो अब इस स्टोन के अंदर जो लेटर्स है तो अब इनको भी मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मुझे कैलिस की हेल्प करनी है, वो सोचता है, वो जोर लगाता है उस सेंसेशन के बारे में जितना उसने फील किया था, तो वो उसको रिकॉल करता है, और आखिर में जो वो स्टोन था तो उसके अंदर जो माना बसी हुई थी तो उसको वो अब वो कंट्रोल कर पा रहा था, जो कि देखकर कैलिस और मलिक दोनों आस्टा की ओर देखने लगे। और आस्टा जो कि मलिक को कहता है कि भाड़ में जाए तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट लैब, और भाड़ में जाए तुम्हारे ये एक्सपेरिमेंट्स, और भाड़ में जाए तुम्हारा ये इलीगल वर्क, तो मुझे यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकते, और तुम्हारे ये जो एक्सपेरिमेंट लैब है तो मैं इसको तुम्हारे साथ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे सपनों को मुझसे नहीं छीन सकते, क्योंकि मेरे अपनी लाइफ को एक यूजलेस ब्रैट की तरह गुजारी है। मगर अब मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, और अगर तुम मेरे मैजिक का राज मुझसे पूछते हो तो मेरे मैजिक का राज है कि हार तो बिल्कुल भी नहीं माननी। और ये कहते हुए आस्टा जो था तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस साउंड कर रहा था, और अगर चेहरे की बात करें तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहा था। और जो ब्लैक मैजिक था जिसने उसकी बॉडी को कवर किया हुआ था, तो उसको यूज करके अब वो इस पूरी जगह को जलाकर राख में बदल देगा, और इस चीज का वो मलिक से वादा भी करता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और यहाँ तक कि ये जो दो मास्टर ग्रिमोर स्मिथ्स हैं तो इनको भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा। खास करके ये जो मलिक था ये तो दंग रह जाता है जब इसने देखा कि आस्टा जो है तो वो विदाउट ग्रिमोर के मैजिक को कंट्रोल कर पा रहा है। इस स्टोन से उसने मैजिक कास्ट किया, इसके लिए ग्रिमोर चाहिए होता है, तो ये भी आगे जाकर एक टॉप नॉच विज़र्ड बनेगा, वो भी जस्ट आस्टा के इस एक्शन को देखने के बाद। कैलिस खुद जो थे तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान
हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जितना वो आस्था को स्पेशल समझते थे तो आस्था उनके कहे हुए अल्फाजों से भी ज्यादा टैलेंटेड निकल आता है। मतलब कि वो तो उसकी बेइज्जती कर रहे थे। और अब आस्था की आंखों में देखने के बाद मलिक जो था तो वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि आस्था उससे वादा करता है कि उसके साथ जो कि उसकी ये एक्सपेरिमेंट लैब है और जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं और उसको सपोर्ट करने वाले हैं तो सबको वो राख में बदल देगा। ये कहते हुए जो सिंसियरिटी थी वो भी इस वर्ड्स में, तो उसे फील करने के बाद मलिक बहुत ज्यादा डर जाता है। अब पीछे से कैलिस समझ जाते हैं कि यहाँ पर आस्था ने इस मैजिक स्टोन के अंदर जितनी भी माना थी तो उसको ब्रजर्क कर दिया है। और फिर उसके बाद जो मलिक था तो इतनी आसानी से तो वो एक स्लेव के हाथों से तो नहीं मर सकता, तो इसलिए वो हार नहीं मानता और एक और जेम जो कि उसने खुद ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया था तो उसे अपने ग्रिमोर में डाल देता है। वो भी ये कहकर कि अगर तुमसे मैं यहाँ पर हारता हूँ तो मुझे तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, चाहे तुम जितने भी स्पेशल क्यों ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस और नॉलेज मैटर करता है जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वो आस्था पर हमला कर देता है, लेकिन आस्था जो था जो कि माना को ब्रजर्क मोड पर एक्टिवेट करके रखा हुआ था तो वो मलिक के अटैक को पूरी तरह से डिसमेंटल करके आगे बढ़ रहा था। और जब हद से ज्यादा मलिक आस्था पर हमला करता है तो आस्था अपने ब्रजर्क मोड में उसके अटैक को दूर फेंक देता है, वो भी उसको मलिक के सामने डिसमेंटल करके। जो कि देख मलिक को एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि उसने इस बच्चे को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और जिस बात का मलिक को डर था कि जितना वो वक्त इस बच्चे को देगा तो ये उतना टैलेंट दिखाएगा, तो वही हो रहा था। जितने भी गार्ड्स थे और उनमें से जो पुराने गार्ड्स थे जो कि आस्था को बहुत मारते रहते थे तो उनकी जो टांगे थी तो वो भी कांप रही थी और वो कांपते कांपते पीछे निकलने की कोशिश में थे, जिसे मलिक देख लेता है। और मलिक अपने गार्ड से गुस्से से कहता है कि तुम लोग पीछे की ओर कहाँ जा रहे हो, जल्दी से इस स्लेव का करो, हमें इसको यहीं पर ही रोकना है वरना सभी लोग मारे जाएंगे। जब ऑर्डर को मलिक के मुंह से सुन सारे लोग उसे फॉलो करने के लिए एग्रीड हो जाते हैं तो उनको जब आता हुआ आस्था पाता है तो वो कहते हैं कि अगर ये उसे चारों ओर से घेर लेते हैं तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आस्था था तो वो सिर्फ खुद यहाँ से अकेला नहीं निकलना चाहता था, बल्कि उसकी अब टॉप प्रायोरिटी बन चुकी थी कि यहाँ पर जितने भी स्लेव्स हैं तो उनको इस हेल से बाहर निकालना है, वो भी कैलिस की मदद के साथ। तो अब उसके साथ और कोई चारा नहीं बचता और वो कैलिस से मदद मांगने लगता है कि वो पीछे स्लेव्स को कवर कर ले और उनकी सुरक्षा करे, क्योंकि चीजें अभी से और भी ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। और कैलिस बिल्कुल वैसे ही करता है। जबकि आस्था अब वो मलिक के साथ उनके सोल्जर्स को भी संभाल रहा था तो उसका मैजिक स्पेल और भी ज्यादा ब्रजर्क हो जाता है। फ्लेम्स अब उन सोल्जर्स को भी एक एक करके जला रही थी जो कि मलिक के ऑर्डर के साथ उस पर हमला करने के लिए आ रहे थे। जो एक्सपेरिमेंट लैब थी वो भी मलिक की, तो अब इसमें उनके लोगों की चीखें भर जाती हैं। उनकी चीखों को गूंजता हुआ देखकर मलिक बहुत ज्यादा डर गया कि अब इसके बाद उसकी बारी होगी। और जब आस्था अब मलिक को टारगेट करता है तो मलिक आस्था को देखकर बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है और ये चीज हम उसके चेहरे से नोट कर सकते हैं। आस्था बहुत ही ज्यादा सीरियस था और जो माना थी तो वो अब भी ब्रजर्क मोड में थी। पीछे हम देखते हैं कि कैलिस एक एक करके स्लेव को उठा रहा था, उसको उम्मीद देकर कि अब इस हेल से निकलने की बारी है, तो सभी लोग उठ रहे थे। स्लेव्स में तो ज्यादातर बच्चे थे जिनको सही सलामत कैलिस जो थे तो वो उनको खतरे से भरी हुई उस जगह से बाहर निकाल देते हैं, मगर कैलिस खुद रुक जाते हैं और उनको रास्ता दिखाकर उनको फारिग करवाते हैं, क्योंकि कैलिस आस्था को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। फाइट दोबारा से गर्म होने लगती है, वो भी आस्था और मलिक के बीच में। मलिक जो कि पहले कॉन्फिडेंटली अटैक कर रहा था तो अब उसके हर एक अटैक के पीछे फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी, क्योंकि अब ये फाइट जो थी तो वो उसके कंट्रोल में नहीं थी। अब इस फाइट को आस्था कंट्रोल कर रहा था। आस्था का हर एक अटैक जो था तो वो मलिक के अटैक को चीरते हुए उसके करीब पहुंचता था, जिसको पहले से ही ब्लॉक करना मुश्किल हो रहा था। और अब मलिक को अपना डिफेंस मोड भी एक्टिवेट करना पड़ता है और आस्था के लास्ट अटैक को वो शील्ड से रोक लेता है, जो कि देखकर मलिक को खुद पर शर्म आने लगती है और वो कहता है कि अगर वो इस बैटल को हार जाता है तो वो खुद को कभी भी एक विजिट नहीं बुलाएगा, क्योंकि एक तो वो एक ऐसे बंदे से हार रहा है जो कि बच्चा है, दूसरा वो अभी अभी अवेकन हुआ है और तीसरा ये एक स्लेव हुआ करता था जो कि उसके लिए जेम स्टोन को पॉलिश करता था। और जैसे कि मैंने कहा कि आस्था का हर एक अटैक मलिक के हर एक स्पेल को चीरता हुआ उस तक पहुंचता था, तो ये जो शील्ड थी तो ये भी टूट जाती है। शील्ड जो थी वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं कि मलिक का जो जेम था तो वो भी पूरी तरह से डिसमेंटल और नष्ट हो जाता है। अब मलिक का हर एक अटैक काम नहीं करेगा तो लास्ट अटैक मलिक को सीधा जाकर लगता है, जिससे मलिक की हालत खराब हो जाती है और वो आस्था के सामने घुटने टेक देता है। ये रियलाइज करने के बाद कि इतने सालों का प्लान एक बच्चे के अवेकन होने के बाद बिगड़ रहा है तो वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को राजी नहीं। वो एक्सेप्ट कर लेता अगर उसको कैलिस रोकता, लेकिन ये तो एक बच्चा है जो कि स्लेव से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वो आस्था को गालियां देने लगता है कि अगर उसको पता होता कि आस्था उसके लिए इतना बड़ा खतरा बनने वाला था और उसका प्लान बिगाड़ने वाला था तो वो उसे कब
सबका मार डालता। बस उसकी गलती ये थी कि वो छुट्टियों पर था और यहाँ पर जो सब कुछ भी हो रहा था तो उसको वो पहले से ही देखने से रह गया। ये कहते हुए मलिक में जितनी बची कुची पावर थी तो उससे वो आस्टा के नीचे एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन के बाद आस्टा एक ब्लैक ऑर्ब में कैद हो जाता है। लेकिन मलिक जिसके पास अब उसकी वो ब्लैक पावर नहीं थी तो ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड थी जिसमें उसने आस्टा को कैद करके रखा हुआ था तो वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं और वो क्रैक हो जाता है और अगले ही पल आस्टा अपने पंच से उसे तोड़कर मलिक को उसे गिरबान से पकड़ लेता है और गुस्से से मलिक से कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें मैं नहीं बख्शने वाला और तुम्हें मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा क्योंकि तुम वो पहला कांटा हो जो कि मेरे और मेरे सपने के बीच में आ रहा है। तो तुम्हें बता दूं कि मेरे और मेरे सपने के बीच में जो भी आता है तो मैं उसे राख में बदल देता हूँ। और ये कहते हुए वो मलिक को जलाता है जिससे मलिक बेहोश हो जाता है क्योंकि आस्टा ने उसकी हालत जो खराब कर दी है। उसके बाद क्या होता है कि इस पूरी फाइट को जो कैलिस विटनेस कर चुका था तो वो पीछे से कहता है कि उसे पता था कि आस्टा ये लड़का ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड और स्पेशल है, लेकिन इतना टैलेंटेड और स्पेशल कि अवेकन होने के बाद उसने मलिक जैसे एक टैलेंटेड विजिट को पहले दिन पर ही हरा डाला और उसको उसके ग्रिमोर के साथ नष्ट कर दिया। तो ये तो उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। इसके बाद आस्टा क्या करता है कि वो कैलिस से कहता है कि ओल्ड मैन, ये जो बंदा है ये जो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था तो ये एक क्रिमिनल है ना, तो क्या हम इसे सजा दे सकते हैं वो भी इसके क्राइम्स के लिए, क्योंकि अगर इसको कानून सजा नहीं देगा तो मैं इसे अपने हाथों से सजा देने के लिए तैयार हूँ। मगर कैलिस आस्टा से कहता है कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मलिक की तरह लोगों को पनिशमेंट देने के लिए कानून है। इसलिए कैलिस क्या करता है कि मलिक को अपनी मैजिकल इन्वेंट्री में स्टोर करके रख देता है क्योंकि सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा और उसके बाद वो मलिक को उसके करतूतों की सजा दिलाएंगे। इस फाइट के बाद आस्टा जो था तो वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, वो गिरने वाला था कि कैलिस उसे पकड़ कर कहता है कि संभल कर, ये वक्त नहीं है यहाँ पर गिरने का क्योंकि अब हमें बाहर निकलना है तो चलो चलते हैं। जिस पर आस्टा उससे कहता है कि हाँ हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और इन सभी लोगों को मलिक ने जो कि अंडरग्राउंड रखा हुआ था वो भी बहुत दिनों के लिए, पता नहीं कितने दिन हुए होंगे, तो ऊपर सरफेस पर आने के बाद आस्टा आसमान को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने मकसद से भरी हुई जगह पर आ पहुंचा हूँ। ओल्ड मैन हम फ्री हो गए हैं। कैलिस से आस्टा कहता है कि हमने कर दिखाया ओल्ड मैन, तुम खुश क्यों नहीं हो। बाहर निकलते ही आस्टा कैलिस से पूछता है कि ओल्ड मैन तुमने मुझे जो क्रिस्टल्स के बारे में बताया था तो मुझे बताना कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि अगर हम दूर जा रहे हैं तो मुझे सामान को पैक करना होगा। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो मलिक का जो एक गार्ड था तो उसने रॉयल गार्ड्स को पहले से इन्फॉर्म करके झूठी खबर देकर आस्टा को अरेस्ट करवाने के लिए उन्हें बुलाया था। झूठा इल्जाम यह था कि ये वही बच्चा है जिसने मेंशन पर आग लगा दी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉयल गार्ड्स आस्टा को कोर्ट पर लेकर आ चुके थे। योर मैजेस्टी के सामने आस्टा को लाया गया था जिसमें आस्टा पर झूठे इल्जामात को हाईलाइट किया जा रहा था कि एक स्लेव ने मलिक के स्टेट जगह पर आग लगा दी जो कि मेजेस के लिए स्टोन्स को इकट्ठा करती थी। सस्पेक्ट एक नॉर्मल स्लेव है और इसको सजा जल्द ही दी जाएगी और एक स्लेव से क्वेश्चन करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ सामने है। और जो जज था तो वो योर मैजेस्टी के सामने कहता है कि चाहे ये बच्चा ही क्यों ना हो लेकिन इसने जो काम किया है तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। वहाँ पर जितने भी नोबल्स थे तो आस्टा बच्चा था लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया जस्ट इस वजह से क्योंकि ये एक स्लेव है और वो कह रहे थे कि फिल्थी स्लेव को मार डालो और साथ में ये भी कह रहे थे कि इस फिल्थी स्लेव को यहाँ से ले जाओ क्योंकि बदबू फैल गई है। वो इस किलर को इस कोर्ट में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। लेकिन पीछे से कैलिस आते हैं जो कि कहते हैं कि वो एक ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं। आस्टा ओल्ड मैन को वहाँ पर देखकर चौंक जाता है। यहाँ पर कैलिस जो था तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस था तो जैसे वो ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो सभी लोग खुसर पुसर शुरू कर देते हैं अब ये सोचने के लिए कि आखिर क्यों। और बाद में कैलिस कहते हैं कि जस्ट ये एक स्लेव है तो इसको अपना केस एक्सप्लेन करने की कोई भी इजाजत नहीं, ये बच्चों जैसे जजमेंट कब पास होने लगे ये एक प्रीमेच्योर रूल है। और वो अब योर मैजेस्टी की राय पूछने लगते हैं कि उनको ये नहीं लगता कि ये बच्चों जैसे रूल कोर्ट में सभी लोग आपके सामने यूज करेंगे, वो भी जस्ट एक छोटे बच्चे को सजा दिलाने के लिए जिसको इजाजत भी नहीं दी जा रही, वो भी अपनी साइड की स्टोरी बताने के लिए। कैलिस इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि योर मैजेस्टी उसे रिकॉग्नाइज कर लेते और कहते हैं कि बड़े दिनों के बाद कैलिस तुमसे मुलाकात हो रही है। योर मैजेस्टी कैलिस से पूछने लगते हैं कि उस जैसी शख्सियत आखिर एक स्लेव को बचाने के लिए ऑब्जेक्शन क्यों फाइल कर रही है, आखिर इस स्लेव के साथ कैलिस का रिश्ता नाता क्या है, यही योर मैजेस्टी जानना चाहते हैं। तो जो ओल्ड मैन कैलिस था जो कि सभी विजिट का लीडर है तो वो इन सभी लोगों के सामने कहता है कि क्या अब एक मास्टर अपने अप्रेंटिस को नहीं बचा सकता क्या, अगर उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा हो। योर मैजेस्टी के तोते उड़
जाते हैं कि ये बच्चा कैलिस का अप्रेंटिस कैसे है। सभी लोगों को ये बात जानने में ज्यादा देर नहीं लगती कि अगर कैलिस इसको अप्रेंटिस बुला रहे हैं तो एक स्लेव अवेकेंड हुआ है। ये तो हिस्ट्री में कभी भी इस तरह नहीं हुआ। जिसके बाद कैलिस जो थे तो वो एक ग्रिमोर और एक वाटर टाइप स्टोन आस्टा को देने लगी, जिसे देखकर आस्टा पहले में तो घबराता है, लेकिन कैलिस की रिएक्शन को देखने के बाद आस्टा समझ गया कि यहाँ पर ओल्ड मैन कैलिस आस्टा को ये दो चीजें ये देकर ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हें खुद अपनी जो वर्थ है तो वो साबित करनी होगी, वो भी न सिर्फ एक स्लेव की बल्कि एक विजिट के लिहाज से। और आस्टा को इन सभी लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर रियल विलन वो नहीं बल्कि वो लोग हैं जो कि उसको मरते हुए देखना चाहते हैं। तो आस्टा दोनों चीजों को अपने साथ कस के पकड़कर डिटर्मिनेशन के साथ सभी लोगों को गौर से देखता है और कहता है कि अब देखो मेरा जलवा। अब किंग जो थे तो अब वो ये देखना चाहते हैं कि कैलिस जो कह रहा है कि एक स्लेव एक ग्रिमोर स्मिथ बन चुका है, यानी एक विजिट अवेकन हुआ है, तो वो देखना चाहते हैं कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। और अगर ये बच्चा एक स्लेव होकर अवेकन हुआ है तो इसको एक मौका देना चाहिए, वो भी खुद को साबित करने का कि ये क्या कहना चाहता है। किंग कैलिस से कहता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत वक्त से जानता हूँ, तुम्हारी हर एक शब्द पर मुझे यकीन है, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो तो बुरा मत मानना, लेकिन ये मुझे एक मजाक लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आंखों से ये नहीं देखा और न ही अपने कानों से सुना कि एक स्लेव अवेकन हुआ है। क्राउड में जितने भी नोबल्स थे तो किंग की बात को सुनने के बाद वो भी एग्रीड करने लगते हैं कि एग्जैक्टली योर मैजेस्टी। एक नोबल तो ये भी बोल देता है कि ग्रिमोर स्मिथ लोग जो है तो वो एक इनक्रेडिबल रेयर एग्जिस्टेंस है। अगर एक स्लेव ग्रिमोर स्मिथ में अवेकन होगा तो ये एक रेयर केस होगा, लेकिन कुछ ही लोग हर एक साल अवेकन होते हैं जिसमें स्लेव्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक और नोबल ये कहता है कि एक फिल्थी स्लेव कैसे एक ग्रिमोर स्मिथ अवेकन हुआ है। ये बात तो बिल्कुल ऐसी है कि तुम मुझे बोलो कि नॉटी एक्सप्लेन चैनल के 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। भाई ये बंदा मुझे क्यों रोस्ट कर रहा है? अगर मुझे रोस्ट कर रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद आस्टा क्या करता है कि उस जेम पर हाथ रखकर वो वाटर टाइप मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी नोबल्स थे तो उनके तोते उड़ जाते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी और किंग जो थे तो उनकी आंखें बाहर आने लगती हैं। आस्टा उन सभी नोबल से कहता है कि अंधो ये देख लो, इसको कहते हैं वाटर मैजिक। तो वही टोपी पहना हुआ जो नोबल था तो वो योर मैजेस्टी से कहता है कि ये एक ट्रिक होगी। वो एक्यूजेशन लगाता है कि क्या इस स्लेव को पता है कि कितने नोबल्स एक ग्रिमोर स्मिथ के तौर पर अवेकन होना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो एक स्लेव को ये मौका कैसे मिला? ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये इसमें कुछ तो होगा जो कि ये स्लेव हमसे छुपा रहा हो। तो उसकी बकबक को सुनकर आस्टा उससे कहता है कि आखिर तुम और कितना भौंकोगे। ये बात सुनकर कैलिस समझ गया कि अब आस्टा कुछ ऐसा करने वाला है जिससे ये सारे लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आस्टा अपने वाटर टाइप के स्पेल को यूज करके उस वाटर को नोबल के करीब ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी आवाज से मुझे नफरत हो रही है, तुम कितना भौंकोगे? क्या तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा, या फिर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुम्हें मौका नहीं मिला लेकिन मुझ जैसे बंदे को मौका मिला है एक ग्रिमोर स्मिथ जैसे लोगों में अपना नाम दर्ज करने के लिए, और मैं एक विज़र्ड बन सकता हूँ और तुम नहीं। ब्लड लाइन को बार बार पॉइंट आउट करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बात को मैं गलत साबित कर चुका हूँ कि ये बात ब्लड लाइन पर नहीं बल्कि वर्दी लोगों पर है, जिसमें तुम्हारा नाम तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे कम बिल्कुल भी मत आंकना। उसके बाद आस्टा जो था तो वो कहता है कि तुम नोबल्स और जो ग्रिमोर स्मिथ हो, क्या तुम इतने ग्रेट हो, इतने ग्रेट कि तुम एक मर्डर करके भी उससे खुद को बचा सकते हो? अगर हो तो बोलो, मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है। तो वो जो नोबल था तो वो हिचकिचाते हुए आस्टा को जवाब देता है कि नहीं, मर्डर एक ऐसी चीज है कि जिसको कोई भी करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उन जैसे लोगों को कभी भी माफी नहीं मिलती और कानून यही कहता है। तो आस्टा उस नोबल से कहता है कि बहुत खूब, अब जबकि तुमने खुद अपने मुंह से कह दिया है तो मेरे पास एक बंदा है जो कि वो पनिशमेंट डिजर्व करता है मेरे से ज्यादा। तो हमें सबसे पहले फोकस उस बंदे पर करना चाहिए जिसने मर्डर किया हो। उसके बाद आस्टा उस नोबल को अकेला छोड़ देता है और अब आस्टा योर मैजेस्टी के सामने बोलने लगता है कि उसे और कैलिस को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मलिक है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो छोड़ो, वो ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करता था और एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर उसके जो सब्जेक्ट थे तो वो छोटे बच्चे और स्लेव थे। तो क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता कि ये बहुत रीजंस हैं उस बंदे को यहाँ
पर इस कोर्ट पर खड़ा करवाने के लिए, ताकि उसका ट्रायल लिया जाए और उसको पनिशमेंट दी जाए, वो भी एक ऐसे स्लेव को खड़ा करने के लिए जिसने उस मर्डरर की जगह को जलाया हो। योर मैजेस्टी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो इस बात को कैलिस से कंफर्म करवाते हैं। तो कैलिस का कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं था और वो आस्टा की बात के साथ एग्रीड करते कि योर मैजेस्टी, मेरा ये जो अप्रेंटिस है ये जो भी कह रहा है तो वो एकदम सच है। ये कहता हुआ कैलिस आस्टा के कंधे पर हाथ रखता है और आखिर में ये भी कहता है कि योर मैजेस्टी, अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूँ तो आपको मेरे अप्रेंटिस को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके लिए ना होता तो मलिक के हाथों में मारा जा चुका होता। इसके अलावा आस्टा ये भी कहता है योर मैजेस्टी से कि अगर उनको अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो वो उसकी बेसमेंट को जाकर चेक कर सकते हैं। आस्टा कहता है कि बेसमेंट में उसे सब कुछ एविडेंस मिल जाएगा जो कि उसने अपने पीछे छोड़ा है। आस्टा अपने मन ही मन इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो कहता है कि सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है कि वो मरे हुए बच्चे जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करता था तो वो अब भी वहाँ पर मौजूद होंगे। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बच्चों को देखकर वो सभी लोग समझ जाएंगे कि जो मैं और कैलिस कह रहे हैं तो वो एकदम सच है और हम झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। और आखिर में आस्टा कहता है कि अगर इन सारे सबूतों के बगैर भी अगर तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो जस्ट बिकॉज मैं एक स्लेव हूँ, तो मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, वो भी अपने हक के लिए और अपने सपने के लिए जिसके लिए मैं बाहर उस बेसमेंट से आया हूँ। तो मैं इतनी आसानी से खुद को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा, इस बात को कान खोल के सुन लो। यह धमकी देता हुआ आस्टा की जो माना पावर थी तो वो भी बढ़ने लगती है, जिससे जितने भी नोबल्स थे तो अब उनको आस्टा की बातों से डर लगने लगता है कि कहीं ये बच्चा जो कह रहा हो तो ये सच में वो कर ना दे। तो इसी बीच कैलिस एक सजेशन देते हैं कि अगर हमें इससे मारना नहीं तो मुझे पता है तुम लोग इसे कंट्री से बैनिश करोगे, तो मैं आप लोगों को एक अच्छा सजेशन देता हूँ कि ये बच्चा मेरा अप्रेंटिस ये बहुत ही स्पेशल है, इसको अपने कंट्री के लिए रखते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। और इस पर्सनल सजेशन को तुम्हारी मर्जी यकीन करना है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि योर मैजेस्टी मेरे कहे हुए अल्फाजों को कभी भी झूठ नहीं समझेंगे। ये कहते हुए जो किंग था तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, वो भी इस सारे सिनेरियो से कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक नोबल स्लेव को अपना अप्रेंटिस मान चुका है और एक स्लेव जो कि एक ग्रिमोर स्मिथ के तौर पर अवेगन हुआ है। ये दो रीजंस बहुत थे, वो भी उन लोगों को शॉक करने के लिए। तो किंग कहता है कि उसने कभी भी कैलिस के बातों को झूठ नहीं समझा तो वो इनको भी नहीं समझेगा, और वो रॉयल गार्ड से कहता है कि मलिक की मेंशन को जाकर वो इन्वेस्टिगेट करे, वो भी पूरी तरह से कि वो कौन से राजों को छुपाए रखे बैठा हुआ था। और इसी के साथ ट्रायल एंड होता है जब कैलिस और आस्टा जो थे वो जा रहे थे तो पीछे से मैजेस्टी कहने लगे, वो भी खास करके कैलिस से, कि तुम्हें मेरी इस बात की समझ में आ जाएगी जो कि मैं अभी कहने वाला हूँ, कि अपने इस अप्रेंटिस को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। और कैलिस योर मैजेस्टी से कहता है कि जैसे आपकी विश हो। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आस्टा बहुत ज्यादा थक चुका था और वो कैलिस से कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ ओल्ड मैन, अब क्या करें, मगर खैर मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में आस्टा जो था तो वो कैलिस से कहता है कि तुम कितने अलग लग रहे हो, पहले तो तुम सड़ी हुई मूली की तरह लग रहे थे। और इसके अलावा आस्टा उससे कहता है कि वो तुम्हें पावरफुल मेज बुला रहे थे, तो क्या तुम सच में एक पावरफुल मेज हो क्या? तो कैलिस आस्टा से कहता है कि देखो बच्चे, तुम बहुत स्पेशल हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रोस्ट करो, और तुम्हारी ये जो बदतमीजी है तो हर बारी इसको मैं स्लाइड नहीं होने दे सकता, तो अपने बड़ों से तमीज से बात करते हैं। और वो आस्टा से कहता है कि मुझे ओल्ड मैन और सड़ी हुई मूली मत बुलाओ, मुझे मास्टर बुलाओ। और इसके अलावा जो कि तुम मुझे मेज बुला रहे हो तो इसको मेज नहीं कहते, इसे ग्रिमोर स्मिथ कहते हैं। मगर खैर इसके अलावा आस्टा ओल्ड मैन यानी कि अपने मास्टर से कहता है कि मुझे अब बताओ, अब जबकि मैं फाइनली फ्री हो चुका हूँ तो मुझे जानना है कि वो स्टोन्स कहाँ पर हैं। मुझे जर्नी पर निकलना है तो मुझे गाइड करो कि मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, और मेरे सफर के लिए कोई लग्जरियस घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, बस एक बीस्ट की सवारी भी मैं करने को तैयार हूँ। तो आस्टा को काम डाउन करता हुआ उसका मास्टर कहता है कि थोड़ा सा सब्र रखो, अपने हौसलों के घोड़ों को बांध लो, मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम मेरे अप्रेंटिस हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक ग्रिमोर स्मिथ बनने के लिए उसके कौन सी फंडामेंटल्स को सीखना पड़ता है, तुम्हें सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे जो तुम्हारा टैलेंट है तो वो और भी ज्यादा पॉलिश होगा। मास्टर उससे कहता है कि मास्टर मुझे ग्रिमोर स्मिथ नहीं बनना, बल्कि मुझे उन स्टोन्स को पॉलिश करना है। तो कैलिस आस्टा से कहते हैं कि देखो, तुम्हारी डिटर्मिनेशन की मैं दाद देता हूँ कि तुम अब तक अपनी बातों को लेकर टिके हुए हो, मगर मेरी बात को कान खोल के सुन लो कि ये जो कॉन्टिनेंट है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि ये जो वेस्ट में हमारी कंट्रीज है उस तक ये डीमंस अटैक कर रहे हैं और हम पर हमला नहीं कर रहे, मगर जल्द ही वक्त आएगा कि ये डीमंस हमें भी टारगेट करेंगे। तो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जैसा अकेला बच्चा अगर सफर करने के लिए जाएगा तो खतरा तुम पर आते ही तुम्हें मौत के घाट उतार देगा, यहाँ तक के ह्यूमन टेरिटरी से बाहर निकलते ही एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि तुम मॉन्स्टर्स के हाथों बहुत बुरी तरह से मर जाओगे।
जाएंगे। तो अब आस्ट्रा जो था तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगा और मास्टर से कहते कि फिर भी मुझे स्टोन्स को ढूंढना है, क्योंकि मास्टर ही थे जिन्होंने मुझे स्टोन्स के बारे में बताया और मुझे एक लाइफ गोल दिया, वो भी उस स्लेव की जगह से बाहर निकलने के लिए, कि एक ऐसी दुनिया जिसको मैं बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता था कि उसमें मेरी पसंदीदा चीजें भी मौजूद होंगी जो कि मुझे कभी पता भी नहीं थी। कैलिस एक लंबी सी सांस लेते हैं और हमारे आस्ट्रा को सिर पर ग्रिमोर्स से मारते हैं, वो भी ये कहकर कि मुझे पता है ना कि तुम्हें पहले एक ग्रिमोर्समिथ बनना होगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है तो करो। पहले ग्रिमोर्समिथ बनो, नॉलेज सीखो और उसके बाद जो भी स्टोन्स तुम्हें चाहिए तो उसे ढूंढो, क्योंकि स्टोन्स को लेकर भी बहुत सारी नॉलेज है जो कि तुम्हें अब तक नहीं पता। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन है और उनके अंदर कितना मैजिक प्रोसेस करता है, वो सब की सब तुम्हें पता चल जाएगी जब तुम नॉलेज सीखोगे। और जितना तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा तो उतना तुम स्टोन्स के बारे में जानोगे और ये उतना फैसिनेटिंग होगा। और तो अगर तुम एक ग्रिमोर्समिथ प्रॉपरली बनते हो तो तुम्हारे पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी, नॉलेज होगी। मगर करंटली ये जितनी चीजों का मैंने नाम लिया है तो ये तुम लैक कर रहे हो, और ये सब कुछ सर्च करने के लिए तुम्हें अभी के लिए अपना ये जो लाइफ गोल है तो ये साइड करना होगा, क्योंकि अपने लाइफ गोल के लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी। ये तुम्हारे पास फायदा है आस्ट्रा, इस फायदे को गंवाने मत देना। जितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, नॉलेज पा सकते हो तो पाओ और फिर जियो अपनी जिंदगी को जिस तरह तुम जीना चाहते हो। जब लास्ट लाइन को आस्ट्रा सुनता है तो वो कहता है कि अपनी लाइफ को मैं जैसे जीना चाहता हूँ तो उस तरह। तो इससे वो कैलिस की बात के साथ तो एग्रीड हो जाता है, लेकिन वो अपने मास्टर से कहता है कि ठीक, आपने जो कहा मैं मान लेता हूँ, मगर एक पल के लिए भी मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। क्या ये आपको मंजूर है मास्टर? तो कैलिस कहते हैं कि हाँ, मगर मुझे यकीन है कि किताबों को पढ़ने के बाद तुम इतना ज्यादा उनमें मगन हो जाओगे कि तुम्हारा दिल नहीं करेगा। तो फिलहाल के लिए तुम्हारा स्वागत है, एक न्यू ग्रिमोर्समिथ कंट्री की सबसे टॉप नॉच अकेडमी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सो लेट्स गो। जिसके बाद अगले सीन में आस्ट्रा अपने मास्टर के साथ अकेडमी में आ जाता है। अकेडमी इतनी खास थी कि आस्ट्रा उसको बस देखते ही जा रहा था, मगर कैलिस आस्ट्रा से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुमने तो इसके अंदर देखा ही नहीं कि तुम्हें क्या क्या ये प्रोवाइड कर सकती है। सबसे खास चीज को कैलिस पॉइंट आउट करता हुआ कहता है कि द ग्रेट हॉल, वहाँ जाके तुम्हें सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। और बाद में कैलिस आस्ट्रा से कहते हैं कि इन सीढ़ियों को चढ़ो और आखिर में तुम्हें द ग्रेट हॉल मिल जाएगा। मैंने प्रिपरेशन कर ली है, तुम्हें बस थोड़ा बहुत रजिस्टर करना होगा। तुम्हारी हेल्प करने के लिए स्टाफ मौजूद होगी। और जाने से पहले कैलिस आस्ट्रा को देखकर कहते हैं कि तुम पर मुझे ज्यादा नाज है, तो मुझे अपने डिसीजन पर अफसोस कभी भी मत करने देना। इसके बाद जब आस्ट्रा सीढ़ियों को चढ़ने लगता है तो अपने मास्टर को बातें सुनाने लगता है कि वो भोला आदमी इसलिए इसको नहीं चढ़ना चाहता था क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। मगर जब वो द ग्रेट हॉल तक पहुंचता है तो सबसे पहले तो उसके मैकेनिज्म और एक बड़ी किताब को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किताब इतनी बड़ी थी कि आस्ट्रा कहता है कि ये किताब है या एक बहुत बड़ी दीवार, और यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा आस्ट्रा क्यूरियस होता है। तभी पीछे से स्टाफ मेंबर आ जाती है जो कि आस्ट्रा को बहुत तेजी से पुकारती है, जिससे आस्ट्रा चौंक जाता है। ये सपोर्ट स्टाफ थी जिसको कैलिस ने भेजा हुआ था, वो भी आस्ट्रा की रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। आस्ट्रा जब अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसको एक लॉकेट मिलता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था, क्योंकि ये चीज चमक रही थी तो ऑब्वियसली आस्ट्रा को ये पसंद आएगी। आस्ट्रा इसके बारे में पूछता है तो पीछे की स्टाफ कहती है कि तुम्हारा रैंक अप्रेंटिस है, तो इस वजह से इसमें वाटर एट्रीब्यूट का लगा हुआ है जिसको तुम बहुत अपग्रेड कर सकते हो, वो भी मिशंस और नॉलेज से। तो डू योर बेस्ट कहकर वो आस्ट्रा को मोटिवेट करती है। अब आस्ट्रा को पूछना था कि वो मिशंस को कहां से देख सकता है और नॉलेज कहां से पढ़ सकता है। तो स्टाफ मेंबर कहती है कि वो मेमोरिया जिसको पहले ही आस्ट्रा देख चुके हैं, तो इसमें सब कुछ वो लिखा हुआ है जब से ये अकेडमी बनी है और जब से विजिट्स दुनिया में आ चुके हैं। इसके अलावा स्टाफ मेंबर ये भी कहती है कि इसमें वो हर एक ग्रिमोर्समिथ की नॉलेज है जो कि बहुत काम आ सकती है, और वो हाथ लगाने को कहती है। जब मेमोरिया ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करता है तो वो आस्ट्रा को मास्टर आस्ट्रा बुलाता है। बाद में आस्ट्रा सर्च मिशन के लिए भी कहता है जिसमें मेमोरिया उसको ऑलरेडी एक मिशन असाइन कर चुका है, लेकिन आस्ट्रा को कुछ और ही चूज करना था। जिस पर वो स्टाफ मेंबर जो थी तो वो आस्ट्रा से कहती है कि ये वाला मिशन आप तब ही ले सकते हैं जब आस्ट्रा की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें ह्यूमंस के साथ कॉम्बैट करनी पड़ती है। मगर वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि ये स्टाफ मेंबर देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि इस मिशन को लूकस भी एक्सेप्ट नहीं करते, मगर इसको आस्ट्रा ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मिशन से बढ़कर आस्ट्रा को ये जानना था कि ये लूकस कौन है। तो वो जो स्टाफ मेंबर थी तो वो खुशी खुशी अब मास्टर लूकस के बारे में समझाती है कि वो भी टावर मास्टर के एक अप्रेंटिस है, जिसको देखकर लोगों को लगता है कि ये दूसरे मास्टर ऑफ मिरेकल्स बनेंगे। इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचने के लिए 10 साल लगते हैं, लेकिन लूकस ने उसे 4 सालों में अचीव किया है। या तभी पीछे से एक और लड़की जब मास्टर लूकस के बारे में
इनकी गॉसिप्स को सुनती है तो विदाउट इनविटेशन वो भड़क उठती है, जिससे आस्था के कान फट जाते हैं और फिर वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा जीनियस है। इसके अलावा ये जो स्टाफ मेंबर थी तो ये आस्था से कहती है कि आपके सीनियर अप्रेंटिस लूकस हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जबकि वहाँ पर जितने भी लोग थे तो वो आस्था को देखकर कहने लगे कि उन्होंने सुना कि ये एक स्लेव है, लेकिन फिर भी टावर मास्टर ने इस स्लेव को अपना अप्रेंटिस माना है। जिसके बाद आस्था लाइब्रेरी की ओर जाने लगता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर लूकस पहले से मौजूद था, जो कि आसपास की जगह को साफ कर रहा था और लोगों की चीजों को भी समेट रहा था। और उसने अभी तक आस्था को देखा नहीं था। जब जमीन से वो एक पेपर उठाता है तो उसे आस्था के पैर दिखते हैं। लूकस को लग रहा था कि ये मास्टर होंगे, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसे समझ में आ जाती कि ये वही स्लेव है जो कि टावर मास्टर का अप्रेंटिस बना है। लूकस एक काफी ही नाइस पर्सनैलिटी का लड़का है, तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो आस्था का सीनियर अप्रेंटिस है। इसके अलावा लूकस जो था तो वो आस्था के मिशन के रिलेटेड भी बात करता है, मगर आस्था लूकस के हवाले अपना नेक्स्ट मिशन दिखाता है जो कि डिफरेंट था, जिसे देखकर लूकस बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इसमें डीमंस मौजूद हैं, इनसे फाइट करनी पड़ेगी। लूकस कहता है कि पहले मिशन के लिए बहुत खतरनाक है, मगर आस्था कहता है कि लूकस उसके साथ है जिस तरह उसने कहा, तो वो कब तक उस जगह तक पहुंच सकते हैं। तो लूकस कहता है कि अगर कल सुबह वो कैरेज में बैठते हैं तो 2 घंटों में वो पहुंच जाएंगे। तो आस्था लूकस से कहते हैं तो चलो सुबह सुबह चलेंगे। वहाँ जाने के लिए लूकस को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन उसको ये सफाई भी करनी है, वक्त कम है और कल सुबह सवेरे निकलना है, तो ये चीज उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। मगर आस्था को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है ताकि वो इन किताबों को पढ़े। अपनी फर्स्ट इंटरेक्शन करने के बाद वो लूकस को काफी नाइस बंदा बुलाता है, लेकिन उनको फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वैसे भी ट्रिप को निकल रहे हैं। जिसके बाद आस्था किताबों को पढ़ने लगता है और अपने मन ही मन बोला कि जो किताब उसे यूजफुल दिखती है तो उसे सबको पढ़ना है, क्योंकि अपने सपने के अगर वो एक स्टेप भी करीब जाता है या फिर एक दिन जल्दी पहुंचता है तो वो जरूर करेगा। और उस चिट्ठी पर यह भी लिखा हुआ था एक जल्द ही एक सेरेमनी भी होगी जिसमें ग्रिमोर सिलेक्शन होगा, मगर उस ग्रिमोर सिलेक्शन में होने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा, जो कि करने के लिए आस्था बहुत ज्यादा बेकरार है क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करना है। और अगेन वो कहता है कि मेरी